हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आगे चर्चा करते हैं हर्षवर्धन के प्रशासन के बारे में। जैसा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, हर्ष का जो प्रशासन है वो गुप्तों की बजाय और अधिक सामंती हो गया और अधिक विकेंद्रीकृत हो गया। यहाँ प्रशासन की तुलना करते हुए आपको एक बात और बता दें कि फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। फाहियान गुप्त काल में आया था और फाहियान ने सुरक्षित अपनी यात्रा की, जबकि हेनसांग हर्षवर्धन के काल में आया था और हेनसांग को स्थल मार्ग से भी और जल मार्ग से भी, दोनों ही मार्गों में डाकुओं का शिकार होना पड़ा। इसका मतलब हर्षवर्धन के समय शासन व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी जितनी गुप्तों के काल में थी। फाहियान चीनी यात्री सुरक्षित गया, जबकि हेनसांग चीनी यात्री हर्षवर्धन के काल में आया था, उसको दोनों ही मार्गों से, जल मार्ग से और स्थल मार्ग से डाकुओं का शिकार होना पड़ा। चलिए, हमने केंद्रीय प्रशासन के बारे में पढ़ चुके थे। अब अगला आज हम लेते हैं आयव्यय। हर्षवर्धन में आयव्यय की क्या स्थिति थी? तो आय का मुख्य स्रोत भूमिकर था। आय का मुख्य स्रोत क्या था? भूमिकर था। और भूमिकर उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। अभी तक आपने 1/6 भाग पढ़ा है। मौर्य काल में उपज का 1/6 था। मौर्य काल में अशोक का रुमिनदेय अभिलेख था। अशोक महात्मा बुद्ध के जन्म स्थल रुमिनदेय की यात्रा करता है और यात्रा करके रुमिनदेय का जो बलि से तो मुक्त करता है, जो धार्मिक कर था, और भूमिकर 1/6 से घटाकर 1/8 करता है। गुप्त काल में भी भूमिकर 1/6 ही था और यहाँ हर्षवर्धन के काल में भी भूमिकर कितना था? 1/6 था। चलो आगे देखते हैं हम। देखो, भूमिकर जो है ये मुख्यतः 1/6 ही था। ऋग्वेदिक काल में, ऋग्वेदिक में नहीं था, उत्तरवेदिक काल में 1/16 था और उसके बाद में व्यवस्थित जब भूमिकर लिया गया वो 1/6 है। अच्छा, भूमिकर भाग के रूप में लिया जाता था। भाग के रूप में ये क्या था? भूमिकर उपज के रूप में जो उपज का 1/6 भाग लिया जाता था वो कहलाता था भाग। और यदि नगद रूप में ले तो नगद रूप में क्या कहलाता था? हिरण्य। तो भूमिकर नगद रूप में लिया जाता था, भूमिकर नगद रूप में लिया जाता था, उसे हिरण्य कहा जाता था। अच्छा, अब देखो, ये जो आय होती थी हर्षवर्धन को, उस आय को हर्षवर्धन 4 भागों में बांटता था। किस तरह से खर्च करता था कि हर्षवर्धन की जो राष्ट्रीय आय होती थी उसका 1/4 भाग, मतलब 25% उच्च कोटि के राज्य कर्मचारियों के वेतन व उपहार में खर्च करता था। अच्छा, हर्षवर्धन दूसरा चौथाई भाग 25% धार्मिक कार्यों में खर्च करता था। और हर्षवर्धन शिक्षा पर 1/6 भाग करता था। आपको बता दें, वर्तमान में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें बजट का 1/6 भाग शिक्षा पर करने का प्रावधान है। 1/6 भाग प्रतिशत शिक्षा पर करने का प्रावधान है। हर्ष के समय कितना था? हर्ष के समय था 1/4 भाग। अच्छा, 1/4 भाग राजा स्वयं व परिवार पर खर्च करता था। तो इस तरह से हो गई, ये जो आय होती थी इस आय को खर्च करने का प्रावधान कर रखा था। अच्छा, आगे देखो, न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था कठोर दंड व्यवस्था थी और पुलिस के अधिकारी को दंडपाशी कहा जाता था। सैन्य विभाग देखें, सैन्य विभाग में हेनसांग के अनुसार हर्ष की सेना में पैदल सैनिकों के अलावा 60,000 हाथी तथा 1 लाख अश्वारोही थे। चलिए, ये हुआ हर्ष की आयव्यय, न्याय, प्रशासन, सेना। इनमें से बहुत कम प्रश्न आता है, लगभग नहीं आता। हर्षवर्धन का जो प्रश्न आता है
वो हर्षवर्धन की जीवनी से संबंधित, हर्षवर्धन का काल में कन्नौज सम्मेलन, मामोक्ष परिषद। चलो एक बार टॉपिक पूरा करने के बाद में पुनः दोहरा देंगे। अब है हर्ष के काल में समाज। समाज प्राचीन काल का था, उसी तरह से था हर्षवर्धन के काल का समाज। हैनसांग है, ये ब्राह्मणों की प्रशंसा करता है। हैनसांग कहता है ब्राह्मणों को समाज में उच्च स्थान था और उनका जीवन पवित्र था। अच्छा, छुआछूत का प्रचलन था, पुनर्विवाह नहीं होते थे, सती प्रथा का प्रचलन था। सती प्रथा का जो उल्लेख है वो हर्षचरित किसने लिखे थे? बाण भट्ट ने। हर्षचरित लिखे थे बाण भट्ट में। हर्षचरित में लिखा है, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी यशोमती उनके साथ सती हो गई थी। तो सती प्रथा का प्रचलन था। कुलीन परिवार के लोग कई पत्नियां रखते थे। कुलीन परिवार के लोग कई पत्नियां रखते थे। गेहूं व चावल का अधिक प्रयोग होता था। एक चिन्ना शुंक नामक वस्त्र लोगों में काफ़ी प्रचलित था। ये हो गया हर्ष के काल का समाज। अब देखो, अब करते हैं हर्ष के काल की आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था क्या थी? भूमि का अधिकांश भाग सामंतों के अधीन था। सामंतों के अधीन। अब देखो, यहाँ से एक प्रश्न अच्छा बन रहा है। हर्षवर्धन के समय उच्च अधिकारियों को नगद वेतन के बदले भूमि दी जाती थी, और यही जो भूमि दी जाती थी वेतन के बदले, यही फिर सामंतवादी व्यवस्था को बढ़ावा मिला। और सामंतवादी व्यवस्था सातवाहन काल में पहला भूमि दान का उल्लेख प्राप्त होता है, फिर गुप्तों के काल में प्रारंभ हो गई थी और हर्ष के काल में चरम पर थी। फिर राजपूत काल तो पूरा ही सामंतवादी व्यवस्था पर ही आधारित था, तो सामंतों के अधीन थी। एक ब्रह्मदेय, ये इंपॉर्टेंट कर लेना, पहले काफ़ी बार आ चुका है, प्राचीन भारत में हर काल में आता। ब्रह्मदेय भूमि कौन सी भूमि थी? ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी, ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी वो कौन सी भूमि कहलाती थी? ब्रह्मदेय। अच्छा, भूमि के प्रकार देखो, एक तो है अपर्दा, न रहने योग्य भूमि। न रहने योग्य भूमि कौन सी थी? अपर्दा। एक अपरहता, जिसमें खेती न हो सके, जिसमें खेती न हो सके। अच्छा, खिल कौन सी भूमि थी? ये बंजर भूमि थी। खिल जो भूमि थी ये बंजर भूमि थी। अच्छा, अब देखें उस काल में एक तो मथुरा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था, और उस समय के प्रसिद्ध जो समृद्ध नगर थे, उन समृद्ध नगरों में से एक तो था उज्जैन और कन्नौज। देखो, मथुरा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। मथुरा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था, और उस काल के जो समर्थ शहर थे, आर्थिक स्थिति अच्छी थी, उनमें था एक तो उज्जैनी व कन्नौज। उज्जैनी, मध्य प्रदेश में उज्जैनी व कन्नौज के लोग आर्थिक रूप से सुदृढ़ थे। मतलब उज्जैनी व कन्नौज के लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, काफ़ी समृद्ध थे। एक पूर्वी तट का बंदरगाह, पूर्वी तट का प्रसिद्ध बंदरगाह ये था। मौर्य काल में भी यही था,
गुप्त काल में भी यही था, ताम्र लिप्ति। पूर्वी तट का बंदरगाह कौन सा था? ताम्र लिप्ति। वह पश्चिमी तट का प्रमुख बंदरगाह, ये भी प्रसिद्ध था खूब, बड़ौच। पश्चिमी तट का बंदरगाह कौन सा था? बड़ौच, जिसको प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? आप बताओगे? भृगुकच्छ। चलिए आगे देखो, एक वाणिज्य व्यापार में, वाणिज्य व्यापार में वर्धनवय या हर्षवर्धन के समय, हर्षवर्धन के समय गिरावट आती है, गिरावट आती है। वाणिज्य व्यापार का पतन होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है सामंतवादी व्यवस्था। अधिकारियों को नगद वेतन के बदले भूमि दान, मुद्राओं का अभाव, तो वाणिज्य व्यापार में कमी आती है। और देखो, उच्च अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि दी जाती थी। अच्छा, इस समय सिक्कों का प्रचलन कम था, सिक्कों का प्रचलन कम था। ये भी क्या इंगित करती हैं? वाणिज्य व्यापार में, वाणिज्य व्यापार में गिरावट, वाणिज्य व्यापार में क्या करती हैं? गिरावट। अच्छा, जब वाणिज्य व्यापार में गिरावट था तो समाज किस पर आधारित होता था? कृषि पर। समाज उत्तरोत्तर कृषि पर आधारित होता जा रहा था, कृषि पर आधारित होता जा रहा था। और सामंतवादी व्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा था, बढ़ावा मिल रहा था। तो ये थी आर्थिक व्यवस्था हर्षवर्धन के काल में। इसी के साथ अपना हर्षवर्धन टॉपिक पूरा हो जाता है। एक बार मैं मुख्य चीज़ें फिर बता देता हूँ आपको, जो आपको याद कर लोगे, उन्हीं पर ज़्यादा फोकस रखोगे। तो पुनः सुने मुख्य चीज़ों को जो आप याद एग्जाम की दृष्टि से। एक तो सबसे पहले है इतिहास के स्रोत। स्रोतों में देखो कौन कौन सी पुस्तक याद रखोगे? एक तो हर्षचरित और दूसरी कादम्बरी, दोनों किसकी हैं? बाणभट्ट की। तीसरे हर्ष के नाटक, कौन कौन से हर्ष के नाटक? प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। चलो, एक तो आप ये याद कर लोगे। इनके अलावा देखो, ये वंश प्रारंभ राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर, हरियाणा में है, अंबाला जिले में है थानेश्वर। फिर बाद में हर्ष ने राजधानी कहाँ बना ली थी? कन्नौज मोखरी वंश की राजधानी थी, जहाँ हर्ष की बहन राज्यश्री का विवाह था। ग्रहवर्मा इनके पति थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। तब इनकी सहायता के लिए, राज्यश्री की सहायता के लिए हर्षवर्धन अपनी राजधानी कहाँ ले गया? कन्नौज प्रसिद्ध नगर हो गया था। पहले मौर्य काल में जो पाटलिपुत्र का, मौर्य काल गुप्त काल में जो पाटलिपुत्र का महत्व था, वही अब किस नगर का महत्व हो गया? कन्नौज। प्राचीन भारत की बहुत प्रसिद्ध राजधानी पाटलिपुत्र थी, अब कौन सी हो गई राजधानी? कन्नौज। अगला प्रश्न देखो, वर्धन वंश का संस्थापक अभिलेखों में किसे बताया गया है? नरवर्धन, और कुछ जगह पुष्य भूपति।
चलो आगे देखो, प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन हुणों को पराजित किया था। इनके दो पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन और एक पुत्री, पुत्री का क्या नाम था? राज्यश्री। आगे देखो, राज्यश्री का विवाह कहाँ हुआ? मौखरी वंश के ग्रहवर्मा। इसकी हत्या कर दी थी। किसने कर दी थी? मालवा के शासक देवगुप्त ने। अच्छा, मालवा के शासक देवगुप्त ने हत्या कर दी थी। और राज्यवर्धन ने हत्या किसकी कर दी? देवगुप्त की। और राज्यवर्धन की हत्या कर दी देवगुप्त के मित्र गौड़ शासक शशांक ने। गौड़ शासक शशांक ने, जिसने बोधि वृक्ष काटा था। जिसने बोधि वृक्ष काटा था, जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, उसको कटवा करके गंगा में फेंकवा दिया था। अच्छा, आगे देखो, हर्षवर्धन कब से कब रहा शासक? 606 से 647। अच्छा, राज्यवर्धन की मृत्यु का समाचार किसने दिया? किसने दिया? कुंतल ने, एक अश्वारोही कुंतल ने। किसके कहने पर गद्दी पर बैठा? सिंहनाद। किसके कहने पर बैठा? सिंहनाद। राज्यारोहण के समय दो बड़ी समस्याएं थी। पहला तो राज्यश्री को ढूंढना, एक राज्यवर्धन की हत्या का बदला लेना। कौन शासक था जिसने गद्दी पर बैठते शपथ ली थी? हर्षवर्धन ने। क्या? यदि मैं पृथ्वी को गोड़ भी नहीं कर दूं तो जलता हुआ अंगारों में जल जाऊं। चलिए साहब, अब देखो आगे, विजय बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। एक इन्होंने अपना मित्र बनाया, असम का शासक कामरूप। असम का, असम को कामरूप कहते। शासक कौन था? भास्कर वर्मन। भास्कर वर्मन। चलिए आगे देखो, हर्षवर्धन की एक जो युद्ध है चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय नर्मदा नदी के तट पर, जिसका उल्लेख ऐहोल अभिलेख में है, जो पुलकेशिन द्वितीय का है, रवि कीर्ति जैन ने जिसकी रचना की थी, उसमें हर्ष के पराजय का उल्लेख है। अच्छा, इसके बाद में अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो बनता है हर्ष का कन्नौज सम्मेलन। कन्नौज सम्मेलन कब का है? 643 ईस्वी का। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? हेनसांग ने। किसने की थी? हेनसांग। हेनसांग ने चैलेंज किया था, मुझे जो पराजित करवा देगा तो मैं अपनी जीभ कटवा लूँगा। पर हर्ष ने ऐसा होने नहीं दिया। हर्ष ने चेतावनी दी थी, जो भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा उसको उसकी जीभ काट ली जाएगी। चलो सब आगे देखो, दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण है मामोक्ष परिषद। कहाँ होती थी? प्रयाग में। कितने वर्ष बाद होती थी? हर 5 वर्ष बाद। हर्षवर्धन के काल में हेनसांग कौन सी में उपस्थित हुआ था? ये थी छठी में, जो 644 में हुई थी। अगला प्रश्न देखो, हर्ष का धर्म क्या था? हर्ष के पूर्वज शैव थे। हर्ष भी शैव था, परंतु दिवाकर मित्र के प्रभाव में आने पर कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया था? बौद्ध धर्म। अच्छा, बौद्ध धर्म किसके प्रभाव में आने के बाद किया? दिवाकर मित्र। एक विंध्याचल जंगलों में किसकी सहायता से अपनी बहन राज्यश्री को ढूंढा? दिवाकर मित्र। अच्छा, एक मातंग दिवाकर चांडाल था जो बहुत विद्वान था। एक मयूर विद्वान लेखक था जिन्होंने सूर्य शतक पुस्तक लिखी। एक, चलो आगे देखो, अब अगला जो प्रश्न है वो आता है एक नालंदा विश्वविद्यालय से। नालंदा विश्वविद्यालय संस्थापक तो कुमारगुप्त था, गुप्त शासक था, पर ये किसके काल में बढ़ा? हर्षवर्धन के काल में। हर्षवर्धन के काल में। अच्छा, हर्षवर्धन के काल में जब हेनसांग आया तब इसका कुलपति कौन था? शीलभद्र। कौन था? शीलभद्र। अच्छा, हेनसांग के अनुसार कितने विद्यार्थी थे? 10,000। शिक्षक कितने थे? 1510। अच्छा, आगे देखो, इसमें 80 फीट ऊंची तांबे की मूर्ति बनवाई। हेनसांग ने उल्लेख किया है। किस शासक ने बनाई? गुप्त सम्राट नरसिंहगुप्त बालादित्य ने। और इसको नष्ट किसने कर दिया? बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी ने। अच्छा, एक प्रश्न आता है हेनसांग पर। हेनसांग कहाँ का था? हेनसांग चीनी यात्री था। किसके काल में भारत आया था? हर्षवर्धन के काल में। कब से कब? 629 से 644। अब देखो, हेनसांग को क्या क्या कहा जाता है? उपाधियाँ सुनो। नीति का पंडित,
वर्तमान शाक्य मुनि, मोक्षदेव। चलिए सब आगे देखो, ह्वेनसांग की रचना क्या थी? शी युग की रचना क्या थी? शी युग की। शासक का धर्म क्या बताया? बौद्ध धर्म। परंतु यहाँ कौन से धर्म का बोलबाला था? शैव धर्म का अधिक बोलबाला था। चलिए, ये मुख्य प्रश्न है जो आपको करने हैं, इनको दोहरा लोगे बार बार, टॉपिक हर्षवर्धन तैयार हो जाएगा। आपकी जो ज्योग्राफी की क्लास होती है निधि मैम की, वो अभी 4 अक्टूबर के बाद में होंगे। एक तो मैडम की एक एग्ज़ाम है, एक उनका फर्स्ट ग्रेड का काउंसलिंग है, ये दोनों हो जाती हैं एग्ज़ाम के बाद में। फिर 5, 6, 7 से उनकी क्लास, रेगुलर क्लास प्रारंभ हो जाएंगी। तब तक हिस्ट्री तैयार कर लेते हैं हम। अब कल अगला जो हम टॉपिक लेंगे, देखो अगला जो टॉपिक है वो एक तो आपका वृत्र भारत ले लेते हैं, विदेशों में भारतीय सभ्यता व संस्कृति का प्रचार प्रसार, विदेशों में भारतीय सभ्यता व संस्कृति का प्रचार प्रसार। इसके बाद में ले लेंगे हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हो जाती है? 647 में, 7वीं शताब्दी से। फिर 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी का जो इतिहास है उसमें काफ़ी है, बड़ा टॉपिक भी है, वो बाद में ले लेते हैं, अभी आप लोगों ने पढ़ा भी नहीं है। उससे पहले वृत्र भारत कर लेते हैं, वृत्र भारत को पूरा तैयार करके आना।